हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ए टू जेड क्लासेस। मैं शिवांग और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो ये जो डीपीएसपी हैं ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दे रखे हुए हैं और ये आपके आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक दिए गए हैं। और ये जो डीपीएसपी हैं ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये जो डीपीएसपी हैं ये कैसे हैं? नॉन जस्टिसिएबल हैं। कैसे हैं? नॉन जस्टिसिएबल है। और आपने देखा होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसिएबल है। ठीक है, जस्टिसिएबल का मतलब है कि अगर वो चीज़ फॉलो नहीं की जाती है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मूव कर सकते हो उनके इन्फोर्समेंट के लिए। लेकिन ये जो डीपीएसपी है उसकी कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है। आखिर इनको नॉन जस्टिसिएबल क्यों बनाया गया? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये जो आपकी डीपीएसपी हैं इनका जो मेन मोटिव है इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना हर किसी को। ठीक है, तो ये जो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस है वो एकदम से तो प्रोवाइड नहीं करा सकता, इसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है। और पर्टिकुलर अगर इसका जस्टिसेबल बनाते तो हर एक कोई डेली के डेली कोर्ट में पहुंच जाता। ठीक है, कि मेरे लिए ये नहीं हो रहा है, मेरे लिए ये नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता कि अच्छे तरीके से ये जो डीपीएसपी है वो काम कर ही नहीं पाते। तो इसीलिए इनको कैसा बनाया गया? नॉन जस्टिसेबल बनाया गया, जिससे कि आपका ये जो डीपीएसपी है ये आसानी से ये जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया गया है कि गवर्नमेंट को ये चीज़ें जो है वो यूज करनी है पॉलिसी बनाने टाइम पे। ठीक है, या लॉस बनाते टाइम पे, तो उन सबका ध्यान रख सकें। तो ये अगर आप देखोगे डीपीएसपी आपके 3 तरीके के देखने को मिल जाते हैं। फर्दर इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी एक तरीके से देखेंगे उनको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। एक आपका है सोशलिस्टिक, ठीक है, डीपीएसपी। दूसरे आपके गांधीयन और थर्ड आपके हैं लिबरल। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है इन्होंने बोला है कॉन्स्टिट्यूशन को नोवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। ठीक है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला हुआ है। नेक्स्ट है ग्रैनविल ऑस्टिन। ठीक है, ये जो ग्रैनविल ऑस्टिन है इन्होंने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट जो है इनको बोला है कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की है कॉन्साइंस है। अब ये जो डीपीएसपी से आइडियाज़ क्या निकलते हैं? डीपीएसपी से आइडियाज़ निकलते हैं कि स्टेट शुड कंसीडर व्हेन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉज। ठीक है, स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा या कोई भी लॉज को इनेक्ट करेगा तो इन आइडियाज़ को ध्यान में रखेगा। मीन्स ये जो डीपीएसपी दे रखे हैं आपके, इनको ध्यान में रखते हुए बनाएगा। उसके बाद है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस टू स्टेट इन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। ठीक है, ये जो आपके डीपीएसपी है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं किसके द्वारा फॉलो की जाएंगे? स्टेट के द्वारा फॉलो किए जाएंगे जब भी कोई वो लेजिस्लेचर से रिलेटेड वर्क करेगा। ठीक है, मीन्स लॉस वगैरह जो है वो बनाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड वर्क करेगा, मीन्स जो आपके लॉज हैं ठीक है उनको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में जो भी वर्क करेगा तो उस टाइम पे ये जो लॉज हैं ये फॉलो किए जाएंगे। मीन्स ये जो डीपीएसपी हैं वो फॉलो किए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। ठीक है, इसमें जो डीपीएसपी है इसका नेचर है, इसमें क्या करना है हमको, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट है ठीक है वहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जो प्रोग्राम है वो हमको कॉन्स्टिट्यूट करने चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे जो मेन एम्स है वो आपका है हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, हमें क्या करना है, कोई भी काम करने, कोई भी लॉ बनाना है ठीक है, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क करना है तो हमको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को ध्यान में रखते हुए करना है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि इसको 3 पार्ट में कैटेगराइजेशन किया जाता है। एक आपका सोशलिस्टिक हो जाता है, ठीक है, गांधीयन हो जाता है एंड लिबरल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। ठीक है, जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हैं ये आपके रिलेटेड है कि हमें स्टेट का क्या करना है, वेलफेयर करना है। ठीक है, हमें स्टेट का क्या करना है, वेलफेयर कर देना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 38 को। ठीक है, आर्टिकल 38 में दे रखा है कि टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो भी पीपल है उनके वेलफेयर को प्रमोट करना है। उसके साथ साथ मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज़। ठीक है, हमको क्या करना है, ये जो भी इनइक्वालिटीज़ होती हैं इनकम स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में या फैसिलिटीज़ में, उसको हमको मिनिमाइज करना है। ये हमारा दे रखा है आर्टिकल 38 में।
उसके साथ नेक्स्ट है हमारा जो है वो आर्टिकल 39। ठीक है, तो आर्टिकल 39 में दे रखा है राइट्स टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, हर किसी को एडिक्वेट मीन्स जो है वो लाइवलीहुड के प्रोवाइड कराने चाहिए। उसके साथ साथ है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। ठीक है, कॉमन गुड के लिए हमें क्या करना है कि कम्युनिटी में जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनको हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, उसके साथ साथ नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन वेल्थ। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रिवेंशन करना है। ठीक है, या कॉन्सेंट्रेशन जो वेल्थ का हो जाता है उसके लिए हमें क्या करना है, प्रिवेंशन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, अगर कोई इक्वल वर्क करता है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल ही पे करना पड़ेगा, इसमें हम कोई भी कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स। ठीक है, जो हेल्थ है उसको प्रिजर्व करना है, उसके साथ साथ ये जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ को भी हमें प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, हमको क्या करना है कि ये जो भी चाइल्ड लोग हैं, ठीक है, ये जो भी चिल्ड्रन हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हमको हेल्दी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A में दे रखा है इक्वल जस्टिस एंड अ फ्री लीगल एड। ठीक है, हमें क्या करना है, इक्वल जस्टिस के लिए जो फ्री लीगल एड है वो लोगों को प्रोवाइड कराना है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 41। ठीक है, आर्टिकल 41 में दे रखा है राइट टू वर्क, वर्क करने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन का अधिकार, उसके साथ साथ राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, डिसीज एंड अदर केसेस। ठीक है, हमें क्या करना है, पब्लिक असिस्टेंट प्रोवाइड करनी है ऐसे लोगों को जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, आपने सुना होगा कि लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है, तो वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोगों के लिए होता है। ओल्ड एज पेंशन चलाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, डिफरेंट टाइप के डिसीजेज होती हैं या अदर केसेस में, ठीक है, जैसे कि फिजिकली डिसेबल्ड कोई है तो उसमें भी असिस्टेंट जो है स्टेट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में बोला गया है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, वर्क पे ह्यूमन कंडीशंस हो, ठीक है, अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो मैटरनिटी रिलीफ है वो भी मिलने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में दे रखा है सिक्योर फॉर वर्कर्स लिविंग वेज, प्रॉपर कंडीशन ऑफ वर्क्स, एंश्योरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या करना है, वर्कर्स का जो लिविंग वेज है उसको सिक्योर करना है कि पर्टिकुलर इतना जो वेज है वो तो मिलना ही चाहिए। उसके साथ साथ प्रॉपर कंडीशंस ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क के लिए प्रॉपर कंडीशंस होनी चाहिए, उसके साथ साथ उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, ठीक है, उसको एंश्योर करना चाहिए कि वो डिसेंट हो। इसके साथ साथ नेक्स्ट है आर्टिकल 43A। इसमें दे रखा है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो भी वर्कर्स हैं, ठीक है, उनका इंडस्ट्री की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में दे रखा है ड्यूटी ऑफ दीज स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेट है उसकी ड्यूटी है कि क्या करना है, उसको जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है उसको यहाँ पे उसको रेज करना है, उसके साथ साथ ये जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना है, और जो पब्लिक हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, ये जो गांधीयन प्रिंसिपल है ये गांधी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड थे, जैसा कि गांधी जी चाहते थे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए पर्टिकुलर सोसाइटी में, और उन्हीं के बेस पे ये जो गांधीयन प्रिंसिपल हैं उनमें ये जो आर्टिकल्स है ये आपके डाले गए एक तरीके से। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 में दे रखा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री, जो भी पीपल्स है उनका कंट्री की गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो विलेज पंचायत है उनका भी ऑर्गेनाइजेशन करना है हमको। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में बोल रहा है कि सिक्योर फॉर वर्कर्स लिविंग वेज, प्रॉपर कंडीशन ऑफ वर्क, एंश्योरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, ये जो वर्कर्स जो हैं उनका लिविंग वेज को सिक्योर किया जाए, उसके साथ साथ वर्क्स करने की प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड कराई जाए, और उसके साथ साथ ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको एंश्योर किया जाए कि वो डिसेंट हो। ठीक है,
नेक्स्ट है आर्टिकल 43 भी। आर्टिकल 43 में दे रखा है कि आपका प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। आर्टिकल 43 भी जो है इसमें दे रखा है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनका प्रमोशन किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 46, ठीक है। आर्टिकल 46 में दे रखा है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वीकर सेक्स, ठीक है। हमको क्या करना है कि ये जो भी एजुकेशनल या जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब्स के, उनको क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में दे रखा है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। ये जो स्टेट है इसकी ड्यूटी है कि वो जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है उसको रेज करे, उसके साथ साथ ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी इम्प्रूव करे, और उसके साथ साथ ये जो पब्लिक हेल्थ है उसको भी ये इम्प्रूव करें। नेक्स्ट आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में दे रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक बेसिस, ठीक है। मॉडर्न एंड साइंटिफिक बेसिस पे जो भी एग्रीकल्चर है, जो एनिमल हस्बेंड्री है, उसका ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका इसी में ये है आपका प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस, ठीक है। जो स्लॉटरिंग हो जाती थी काउस की, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, हमें प्रोहिबिशन करना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिबरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये जो लिबरल प्रिंसिपल्स वाले हैं ये आपके लिबरल आइडियाज़ के बेस पे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में दे रखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, ठीक है। सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में दे रखा है कि प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है। ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है उससे रिलेटेड प्रोविजंस होने चाहिए, उसके साथ साथ एजुकेशन के प्रोविजंस भी होने चाहिए अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। और जो भी बच्चे हैं जो 6 साल से कम के हैं उनके लिए यहाँ पे आर्टिकल 45 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में दे रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक बेसिस। मॉडर्न एंड साइंटिफिक बेसिस पे ये जो एग्रीकल्चर है, जो एनिमल हस्बेंड्री है, इसका ऑर्गेनाइजेशन करना है। उसके साथ साथ प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ काउस, ठीक है। जो काउस है उनकी स्लॉटरिंग हो रही है उसको प्रोहिबिट करना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 48A, ठीक है। तो आर्टिकल 48A में दे रखा है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। क्या करना है हमको कि ये जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, हमको क्या करना है, इसका प्रोटेक्शन करना है, उसके साथ साथ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट एंड जो वाइल्ड लाइफ है उनकी में क्या करनी है, सेफ गार्डिंग करनी है। नेक्स्ट है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में दे रखा है आपका प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। हमको क्या करना है कि जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं या जो प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन करना है, उसके साथ साथ यहाँ पे ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हैं उनकी भी हमें क्या करनी है, प्रोटेक्शन करनी है। नेक्स्ट है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में दे रखा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें दे रखा है कि ये जो जुडिशरी है और ये जो एग्जीक्यूटिव है दोनों बॉडी को हमें सेपरेट करके रखना है, ये आपका दे रखा है आर्टिकल 50 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में दे रखा है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। जो स्टेट है उसको इंटरनेशनल पीस रखनी है, उसके साथ साथ बाकी के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ठीक है, वो अच्छे होने चाहिए। उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी है उसको भी मेंटेन करके रखना है यहाँ पे। ये आपके थे लिबरल प्रिंसिपल्स। अब हम देख लेते हैं ये जो DPSP हैं जो कि अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, इससे 4 DPSP ऐड किए गए थे। तो सबसे पहले ऐड किया गया था आपका आर्टिकल 39, ठीक है, जिसमें मेंशन किया गया है कि टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। जो चिल्ड्रंस हैं उनके हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सिक्योर करना, ये आर्टिकल 39 में दे रखा है। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया था। नेक्स्ट है आर्टिकल 39A। इसमें दे रखा है कि टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है। इसका जो वर्क था वो था इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना, उसके साथ साथ जो फ्री लीगल एड है पुअर को वो प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट है आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A में दे रखा है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। ये जो इंडस्ट्री है उसके मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कराना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 48A।
48A में दे रखा है सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जो फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ है उसकी क्या करना, सेफ गार्डिंग करना। तो ये जो 4 DPSP हैं, ठीक है, 39, 39A, 43A एंड 48A, ये आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किए गए थे। नेक्स्ट है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, इससे भी एक DPSP ऐड किया गया है, जो कि आपका ऐड किया गया था आर्टिकल 38 के फॉर्म में, स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, जो पीपल है उनके वेलफेयर के लिए ये जो स्टेट है उसको सोशल जो ऑर्डर है उसको सिक्योर करके रखना है। ठीक है, हमें क्या करना है, वेलफेयर भी करना है पीपल्स का, ठीक है, प्रमोशन करना है ऐसे पीपल जो वो पीपल्स हैं, ठीक है, या जो सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा नीचे लेवल पे हैं, ठीक है, लो लेवल पे हैं, उनको हमें सिक्योर करना है, उनका सोशल ऑर्डर जो है वो सिक्योर करके रखना है, उसके साथ उनको प्रमोट भी करना है हमको। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 है, उसके बाद में इसमें आपका दे रखा है आर्टिकल 21A के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आर्टिकल 45 था उसमें जो था एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में दे रखा था, लेकिन ये जो 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 का, इससे क्या किया गया, जो आर्टिकल 45 का एलिमेंट्री एजुकेशन का ये राइट था उसको एज अ फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया और इसको डाल दिया गया था आर्टिकल 21A में। ठीक है, नेक्स्ट है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। ठीक है, इसमें जो आपका है आर्टिकल 43B, ठीक है, इसमें बात की जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। ठीक है, ये आपका ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऐसे डायरेक्टिव जो कि पार्ट 4 के आउटसाइड हैं। ठीक है, सबसे पहले है आर्टिकल 335 जो कि आपका पार्ट 16 में आता है। ठीक है, इसमें बोला गया कि क्लेम्स ऑफ मेंबर्स ऑफ SC/ST शैल बी टेकन कंसिडरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें जो भी SC या जो ST है रिजर्वेशन के अंडर कोई क्लेम वगैरह करते हैं तो उनको कंसिडर किया जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी एफिशिएंसी को कंप्रोमाइज़ नहीं होने देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 350A जो कि आपका पार्ट 17 में दे रखा है। ठीक है, इसमें दे रखा है इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग एट लेवल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो आपको मदर टंग में प्रोवाइड करानी चाहिए, ये आपका दे रखा है आर्टिकल 350A में। नेक्स्ट है आर्टिकल 351 जो कि आपका पार्ट 17 में ही दे रखा है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये जो हिंदी लैंग्वेज है उसका हमको डेवलपमेंट करना है। ठीक है, ये जो 3 डायरेक्टिव्स हैं ये पार्ट 4 के बाहर दिए गए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DPSP की दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और दोनों से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनको भी हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फंडामेंटल राइट्स है ये कैसे हैं, जस्टिसिएबल हैं। ठीक है, अगर इनका वायलेशन होता है तो उस कंडीशन में इन्फोर्समेंट के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को रीच कर सकते हैं। ठीक है, अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे DPSP ये जो है आपके नॉन जस्टिसिएबल हैं। ठीक है, ये नॉन जस्टिसिएबल बनाए गए हैं क्योंकि ये जो DPSP हैं इनके जितने भी एक तरीके से आइडियोलॉजी है उसको फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इनको नॉन जस्टिसिएबल बनाया गया। ये जो फंडामेंटल राइट्स ये प्रोवाइड कराते हैं हमको पॉलिटिकल जस्टिस, ये प्रोवाइड कराते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, और ये जो DPSP है ये प्रोवाइड कराते हैं इकोनॉमिकल एंड सोशल जस्टिस प्रोवाइड करा देते हैं। उसके बाद है आपका ये नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये लीगल सैंक्शंस होते हैं और ये आपके कोई भी लीगल सैंक्शंस नहीं होते। ये जो फंडामेंटल राइट्स ये पर्सनल होते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, और ये जो DPSP हैं ये सोसाइटेरियन होते हैं, सोशलिस्टिक हो जाते हैं। और जो फंडामेंटल राइट्स है ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स हो जाते हैं। ठीक है, मोस्टली क्योंकि बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए पर्टिकुलर किसी बॉडी या एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ की नीड नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये जो DPSP हैं ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है कोर्ट डिक्लेयर्स अ लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, कोर्ट जो है अगर ऐसा कोई लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उस कंडीशन में उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन DPSP की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है।
उसके बाद हम देख लेते हैं केसेस फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से रिलेटेड। तो सबसे पहले वाला जो केस है वो आपका है चंपाकम दोराईरंजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस। ठीक है, इसमें बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो ओवर डीपीएसपी हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल ओवर डीपीएसपी। जब भी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को लेकर के कोई भी टसल होंगे तो उस कंडीशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वो डीपीएसपी के ओवर रहेंगे। मीन्स फंडामेंटल राइट्स में जो चीज़ें हैं वो फॉलो की जाएंगी, ठीक है, ना कि डीपीएसपी वाली। उसके बाद नेक्स्ट आया गोरखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स कुड नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट इवन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसमें बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनका अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बेस पे ही क्यों ना हो, लेकिन अमेंडमेंट जो है वो अलाउ नहीं होगा फंडामेंटल राइट्स का। उसके बाद इस केस के बाद में डाल दिया गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें बोला गया कि हम एक आर्टिकल डालेंगे जो कि होगा आर्टिकल 31C। तो उन्होंने डाल दिया आर्टिकल 31C और इसमें डाल दिया कि जो है 39B और 39C ये दो क्लॉज डाल दिए और बोला गया कि ये जो डीपीएसपी के दो क्लॉज है 39B और 39C ये आपके 14, 19 और 31 से एबव है। ठीक है, जब भी बात आएगी 39B, 39C और आर्टिकल 14, 19 एंड 31 की, तो ये जो आर्टिकल 39B हैं और आपके जो आर्टिकल 39C हैं ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के ओवर प्रिवेल करेंगे। नेक्स्ट आया फिर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस। इसमें क्या किया कि जो गोरखनाथ का जो केस था पहले दिया था उसको ओवर रूल्ड कर दिया गया। ठीक है, वर्डिक्ट को, और डिक्लेयर किया यहाँ पे कि जो पार्लियामेंट है वो पार्ट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंडमेंट कर सकती है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उसको क्या करना है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ ये भी अपील किया कि जो आर्टिकल 39B है और 39C है ये आर्टिकल 14, 19 और 31 से ओवर हैं। ठीक है, प्रिवेल करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसमें ये डाल दिया कि जितने भी डीपीएसपी हैं ये सभी 14, 19 और 31 से ओवर रहेंगी। ठीक है, ये डाल दिया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। फिर आया आपका मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें बोल दिया गया कि ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था कि जितने भी डीपीएसपी हैं ये 14, 19 और 31 आर्टिकल से एबव रहेंगे। ठीक है, इसको क्या कर दिया उन्होंने, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया इसको। और उसके बाद मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने बोला कि केवल जो आर्टिकल 39B है और आर्टिकल 39C है यही आर्टिकल 14, 19 एंड 31 से ओवर हैं। ठीक है, और उन्होंने बोला कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है जो डीपीएसपी है उनके बीच में बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है, ये जो केस है इसी केस से आया, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ये जो है हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो डीपीएसपी है यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस कर दिया, इसको आप अच्छे से देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको आगे आने वाली जो वीडियोस है उनके बारे में जल्दी से पता चल जाए। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे कमेंट करिए, अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।